हम देखेंगे कि बैलेंस सेक्शन में कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं और एरिया ऑफ स्टील बैलेंस सेक्शन के लिए कैसे निकाला जाता है या कितना परसेंट होना चाहिए। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। होपफुली आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए फिर हमारा एक बीम का सेक्शन है, सिंगली बीम फोर्स सेक्शन, जिसमें विड्थ जो है बी है और इफेक्टिव डेप्थ जो है डी है। ये न्यूट्रल एक्सेस है। ये एनालिसिस हम बैलेंस सेक्शन के लिए कर रहे हैं। बैलेंस सेक्शन कौन से सेक्शंस होते हैं जहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए हमने एनए और एनसी यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए स्ट्रेस डायग्राम में, जिसको इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम कहते हैं। यहाँ पे ये सिग्मा सीबीसी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग, सिग्मा एसटी परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील और एम क्या है मॉडुलर रेशियो। तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम है जो पहले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इस स्ट्रेस डायग्राम में मैं फोर्स दिखा रहा हूँ। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है कंप्रेसिव फोर्स है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल फोर्स है। कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालते हैं, देखिए इस एरिया में कंक्रीट जो है कंप्रेशन ले रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया है ये एरिया, ये कंक्रीट ले रहा है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू एम सी। ये देखिए ये डिस्टेंस एम सी है, तो बी इंटू एम सी ये हो गया एरिया। स्ट्रेस देखिए पूरे कंक्रीट में वेरी कर रही है। वेरी कैसे कर रही है कि यहाँ पे स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी है और यहाँ पे 0 है, तो एवरेज स्ट्रेस कितनी मान सकते हैं हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में, 0 प्लस सिग्मा सीबीसी बाई 2। तो 0 प्लस सिग्मा सीबीसी बाई 2 जो है स्ट्रेस हो गई मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ कंप्रेसिव कंक्रीट बी इंटू एम सी। तो ये फोर्स जो हो गया ये न्यूटन में हो गया, कंक्रीट का फोर्स है कंप्रेशन फोर्स। अब देखिए टेंसाइल फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। टेंसाइल फोर्स के लिए ये टेंसाइल फोर्स यहाँ दिखा है। टेंसाइल फोर्स कहाँ पे लगेगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा इस रीइंफोर्समेंट, अगर इसको मैं इस तरह से दिखाऊं तो इस रीइंफोर्समेंट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टेंसाइल फोर्स गुजरेगा। और टेंसाइल फोर्स निकालने के लिए क्या है, अगर मुझे एलोवेबल स्ट्रेस पता है और एरिया पता है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा और सीधे मेरे को टेंसाइल फोर्स मिल जाएगा। अब एक चीज और है कि जो बीम है वो एक न्यूट्रल सेक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो टेंसाइल फोर्सेस और कंप्रेसिव फोर्सेस है ये बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, टेंशन और कंप्रेशन को बराबर कर दूं, मतलब C बराबर T कर दूं, तो देखिए क्या होगा, सिग्मा CBC बाई 2 इंटू BMC शुड बी इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं ले लूं जहां पे M15 कॉन्क्रीट ले लूं और Fe250 स्टील ले लूं। तो ये पहले हम न्यूट्रल एक्सिस निकाल चुके हैं कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कितना आता है 0.4D। तो देखिए यहाँ पे और सिग्मा सीबीसी का मान M15 के लिए कितना होता है 5, तो ये हो गया 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी, एनसी की जगह क्या हो गया 0.4D कर दिया। तो ये क्या चीज हो गई कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स किसके लिए हुआ, इस पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए M15 के लिए। और जो टेंसाइल फोर्स हुआ टेंसाइल 250 के लिए स्ट्रेस कितनी होती है 140 MPa, तो सिग्मा एसटी का मान 140 रख दिया इंटू AST। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और AST बाई BD निकालेंगे, देखिए ये AST है और B और D आएगा, इसको यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 140। तो AST और BD मतलब क्या होगा कि टोटल क्रॉस सेक्शन इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया का जो है स्टील कितना रेशियो है, मतलब AST बाई BD मतलब इस क्रॉस सेक्शन का स्टील कितना रेशियो है, क्या रेशियो है। इसको यदि परसेंटेज से निकाल दें टू 100 कर दें तो यह हमको बता देगा कि कितना परसेंट सरिया इसमें पड़ा हुआ है या कितना परसेंट सरिया एक बैलेंस सेक्शन के लिए होना चाहिए। तो देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता 0.71% या 0.72% इसके आसपास, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये चीज ये बताती है कि एक बैलेंस सेक्शन के लिए आपका जो परसेंटेज स्टील है वो कितना होना चाहिए 0.71% होना चाहिए बैलेंस सेक्शन के लिए। यदि 0.71% से कम स्टील पड़ा हुआ है तो ये अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, 0.71% से ज्यादा स्टील पड़ा हुआ है तो ये ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है। अब देखिए एक एग्जांपल हम देखते हैं M20 और Fe250 के लिए। देखिए M20 ये मैंने M15 के लिए निकाला था 0.71%, और M20 और Fe250 के लिए निकालेंगे तो ये परसेंटेज आती है 1%। आप लोग खुद लगा के देखिएगा, ये आएगी आपको 1%। अब जो एग्जाम्पल हम पहले से लेके चल रहे थे उसे लेके चले।
तो देखिए बी का मान हमारा दिया हुआ था 250 mm और डी दिया था 500 mm, जो कल एग्जाम्पल हमने देखा था। यहाँ पे 4 बार्स 14 mm के थे, तो 4 बार्स को अगर मैं 14 mm का एरिया निकालूं तो पाई बाई 4 इंटू 14, ये जो 5 लिखा है ये डायमीटर बताता है, ठीक है। तो पाई बाई 4 इंटू 14 का स्क्वायर, ये हो गया एरिया, मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 769 mm स्क्वायर करीब आया। तो वास्तव में जो सेक्शन हमको दिया हुआ है, जो सेक्शन हम कल से डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो एरिया ऑफ स्टील पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा है, 769 mm स्क्वायर। अब यदि हम बैलेंस सेक्शन के हिसाब से देखें, एएसटी का मिली परसेंटेज निकालें, तो एरिया कितना हो गया 250 इंटू 500, ये इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इसका 1% मीन्स 1/100, तो ये आया 1250 mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस सेक्शन, यदि ये बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन किया जाता, ये क्रॉस सेक्शन 250 बाई डी, तो हमको 1250 mm स्क्वायर एरिया ऑफ स्टील की आवश्यकता थी। लेकिन वास्तव में हमारा कितना स्टील प्रोवाइड किया गया, 769, क्योंकि वास्तव में प्रोवाइड किया गया स्टील बैलेंस सेक्शन में प्रोवाइड किए गए स्टील से कम है, इसलिए ये एक अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है। और वहां भी हमने एग्जांपल में देखा था कि एनए का मान एनसी से कम आ रहा था, इसलिए ये अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन था। अब देखिए अगला स्टेप, हम ये जानना चाहते हैं कि जो टेंसाइल फोर्स है वो लग रहा है सरिया के बीचों बीच, और जो कंप्रेशन फोर्स है वो कहाँ पे लगता है, वो इस स्ट्रेस डायग्राम की सीधी पे लगता है। स्ट्रेस डायग्राम की सीधी कहाँ से होगी, ऊपर से, त्रिभुज की सीधी कहाँ होती है, ऊपर से 1/3 पे होती है। मतलब अगर ये पूरी वैल्यू एनसी है तो ये कितनी होगी, NC/3, और ये कितनी होगी 2/3 इंटू एनसी। यहां से कम होगी, यहां से ज्यादा होगी। और टेंसाइल फोर्स कहाँ लगेगा, ठीक इस रिइंफोर्समेंट के सेंटर में। तो यदि हम यहां से यहां तक की दूरी निकालें तो क्या होगा, ये दूरी NC/3 है, और यहां से यहां तक की दूरी पूरी D है, तो D माइनस NC/3, तो D माइनस NC/3 मैंने लिखा है। ये पर्टिकुलर दूरी, मतलब जो टोटल कंप्रेशन फोर्स है और टोटल टेंसाइल फोर्स है, इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं लीवर आर्म, LA होता है लीवर आर्म, या LA कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे ये LA लिखा हुआ है आपने, D माइनस NC/3, NC का मान M15 के लिए और 250 के लिए 0.4D है, तो D माइनस 0.4D/3, ये 0.87D है। तो 0.87D किसके लिए आया, ये जब हमने M15 ग्रेड यूज किया और Fe 250 यूज किया, ठीक है। और एक्चुअली ये स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करेगा, तो आप इस लीवर आर्म को कैलकुलेट कीजिएगा। ये M15 के लिए निकाला, M20 और M25 के लिए निकाल के देखिएगा क्या वैल्यू आती है, और बुक में ये वैल्यूज दी हुई है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आप इस एनालिसिस को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। अब अगला पॉइंट आता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझें, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था कि शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पढ़ा था। तो मान लीजिए एक बीम है जिसकी लेंथ है सपोज कर लीजिए, और इसमें कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है P, तो इसकी वजह से सेंटर पे लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, P/2 आपकी रिएक्शन प्रतिक्रिया हो जाएगी, और आपका जो आगू बेंडिंग मोमेंट है बीच में वो हो जाएगा PL/4। तो अधिकतम आगू में जो इसमें डेवलप होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट Mmax, इस पर्टिकुलर केस में कितना होगा, PL/4। अब देखिए ये जो बीम है इसका कोई सेक्शन भी होगा, जब वास्तव में बनाएंगे तो हम इसका कोई सेक्शन होगा। जब कोई सेक्शन होगा तो देखिए मान लीजिए ये हमने कोई सेक्शन ले लिया, अब ये मान लें कि ये एक ही मटेरियल है, कोई एक मटेरियल है बीम का, तो
अगर ये इस क्रॉस सेक्शन की बीम है तो इसकी वजह से क्या होगी, इस तरीके से बेंड हो जाएगी और इसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, एकदम बीचों बीच न्यूट्रल एक्सेस होगा, ये हम SOM देख रहे हैं अभी, एकदम बीचों बीच न्यूट्रल एक्सेस होगा और हमको एक बेंडिंग का फॉर्मूला मिलेगा F/y इज इक्वल टू M/I, जहां से हम m का मान निकाल सकते हैं, m विल बी इक्वल टू F/I/, I क्या होगा, F1/12 B/d³ और y अधिकतम कितना होगा, d/2, तो ये हो जाएगा F/6 B/d²। तो अगर हम F क्या है, F है बेंडिंग स्ट्रेस, F क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे है, y/2 पे, y को d/2 पे, सॉरी d/2, d/2 मतलब ये स्ट्रेस यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रेस है इस पर्टिकुलर फिगर में अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये F का मान है। F जब हम मटेरियल बनाएंगे, जब हम कोई मटेरियल लेंगे तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि उस मटेरियल के लिए जो भी उसकी अलाउबल स्ट्रेस हो, ये F का मान उससे कभी भी अधिक ना हो। इसका मतलब ये F का मान फिक्स हो जाएगा एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, और एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये फिक्स हो जाएगा और सेक्शन भी फिक्स हो जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा कि ये बीम कितना मूवमेंट रजिस्ट कर सकती है, वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है इसका मान हमेशा अधिकतम बेंडिंग मूवमेंट से अधिक होना चाहिए अगर स्ट्रक्चर को फेल नहीं होना है तो देखिए ये स्ट्रेस डायग्राम से निकाल रहे हैं